हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस के अंदर। जो आज का वीडियो है हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद क्लियर एक्सप्लेनेशन। आज इस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ये इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1 है इकोनॉमिक्स का। काफ़ी स्टूडेंटों ने इसको रिकमेंड किया है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली जो वीडियो हो उनकी अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आपकी ही रिकमेंडेशन पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स की। आई होप आपको पसंद आएगा, जो एक्सप्लेनेशन होगी आपको पसंद आएंगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आप हमारे फेसबुक पेज जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के पिता किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, कई बार बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है। एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है आपका द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब के लिए भी इन्हें जाना जाता है। स्टील शीट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, इन्वेस्टमेंट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स। तो सबसे पहले आपको ये सारी गुड्स पता होनी चाहिए कि कौन सी क्या है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं? मतलब कि मध्यवर्ती वस्तुएं। भाई वह वस्तुएं या फिर वो गुड्स जिन्हें फर्दर आगे यूज करके प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है या फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाने में जो फर्दर आगे यूज होती है। फॉर एग्जांपल, एक सनमाइका की आपकी प्लाई है, फर्नीचर प्लाई है। अभी सनमाइका की प्लाई जो है, सनमाइका वाली कंपनी वालों ने तो इसको फाइनल रूप से तैयार कर दिया, लेकिन आगे जो फर्नीचर बनाने वाली कंपनी होगी वो इसको फर्दर आगे यूज़ करेगी फर्नीचर बनाने के लिए। तो ये क्या है? एक इंटरमीडिएट गुड्स है जो आगे फर्दर किस में यूज़ होगी? एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इसी तरह आपकी एक होती है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन सी होती है? जब आपका इस फर्नीचर फैक्ट्री से जो आपका प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो कि कंज्यूम होने के लिए तैयार होगा, कंजम्पशन के लिए फाइनल होगा, उसे हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, जैसे मान लें कोई बैट बनाने वाली कंपनी है, तो जो बैट फाइनल मार्केट में आकर बिकेगा वो उसका क्या है? फाइनल गुड्स है। फिर होती है आपकी इन्वेस्टमेंट गुड्स। इन्वेस्टमेंट गुड्स कौन सी होती हैं भाई? इन्वेस्टमेंट गुड्स वो होती हैं, सपोज कीजिए आपको प्रोडक्शन जो है स्टार्ट करनी है अपनी। तो प्रोडक्शन आप अपनी कंपनी की स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? लैंड चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए। तो ये सब आप खरीदोगे। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी? ये होगी आपकी इन्वेस्टमेंट गुड्स। और इसी तरह होती है आपकी कंजम्पशन गुड। फाइनल गुड्स और कंजम्पशन गुड एक जैसी ही है। ठीक है, सो इंटरमीडिएट गुड्स। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए, स्टील शीट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर इज एन एग्जांपल ऑफ। फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है स्टील शीट, तो ये क्या है? आपकी एक इंटरमीडिएट गुड्स है। क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। और इसी तरह होती है आपकी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है? मतलब कि जब आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की आप जब इस वस्तु की डिमांड इंक्रीज होगी तो इसके साथ, फॉर एग्जांपल जैसे कार है, आप कार खरीदोगे, मान लो आप टोयोटा कंपनी की कार खरीद रहे हो, तो जितनी कारें बिकेंगी उतनी ही ज़्यादा जो आपकी डिमांड होगी वो पेट्रोल की भी तो बढ़ेगी। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ये होती हैं आपकी सारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, एक होता है आपका ग्रिफिन गुड्स, एक होती है आपकी ग्रिफिन गुड्स। ग्रिफिन गुड्स कौन सी होती हैं? ग्रिफिन गुड्स होती हैं कि जिनकी डिमांड, ये सपोज कीजिए आपकी डिमांड है, सॉरी ये प्रोडक्शन है आपकी, और ये मान लीजिए आपकी डिमांड है इस ग्राफ के अंदर। तो जिन वस्तुओं की डिमांड प्राइस बढ़ने से बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने से बढ़ेगी, कुछ ग्राफ आप कैसे बनेगा? तो ये होती हैं आपकी ग्रिफिन गुड्स। लेकिन जनरली जो इकोनॉमिक्स के अंदर होता है वो क्या होता है कि अगर जो आपकी वस्तु की डिमांड होगी, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, यदि वस्तु की डिमांड इंक्रीज होगी
तो उसका जो प्राइस होगा मतलब कि वो क्या है, लो है। यदि उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी जो डिमांड क्या है वो घटेगी। जनरली ऐसा होता है, लेकिन गिवन गुड्स होती हैं जिसमें आपकी जो है प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो साथ ही साथ जो उनकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो उन्हें क्या बोला जाता है, गिवन गुड्स। आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है कि खाद्य का भंडारण करना। भंडारण मतलब कि स्टॉक बनाए जाते हैं स्टोर करने के लिए फूड वगैरह को, तो उन्हें हम बोलते हैं बफर स्टॉक। इंपोर्ट, किसी भी साजो सामान का, एग्रीकल्चर का, ठीक है, इंपोर्ट करना, जैसे कि हम खाद जो है इंपोर्ट करते हैं। अभी तक हम खाद पे जो है पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हुए, अभी भी हमें क्या करना पड़ता है, खाद का इंपोर्ट करना पड़ता है। स्पॉट प्राइस, तो गवर्नमेंट हर एक वस्तु, हर एक फसल का क्या तय करती है, मिनिमम स्पॉट प्राइस। तो ये सारे क्या हैं आपके एग्रीकल्चर पॉलिसी से रिलेटेड है। लाइसेंसिंग है जो एग्रीकल्चर पॉलिसी से रिलेट नहीं करता। सो ऑप्शन डी है इसका आपका राइट आंसर, लाइसेंसिंग। एज पर द ट्रिप्स एग्रीमेंट 1994, अ गुड्स originating from a region with a specific character quality reputation is covered to be protected under IPR as। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेटर। अभी मैं आपको समझा देता हूं कि आंसर कैसे है। देखिए, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो उन किसी भी वस्तुओं के लिए मशहूर होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आप अपने घर पे केसर बनाते हो पेड़ लगाकर, और एक आप केसर खरीदते हो कश्मीर से, ठीक है, तो फर्क नहीं है उस चीज के अंदर। जो कश्मीर का केसर होता है वो काफी क्या होता है, मशहूर होता है। तो वहां की जो जियोग्राफिकल कंडीशन होती हैं वो केसर के लिए क्या होती हैं, फायदेमंद होती हैं। मींस जो वहां का केसर होगा उस जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो उसकी क्वालिटी होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी। तो आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, या तो क्या एक नेम होता है कुछ भी, या फिर कोई एज अ साइन हम यूज करते हैं एज अ जियोग्राफिकल इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल, दार्जिलिंग की चाय जो कि काफ़ी मशहूर है, या फिर किसी प्लेस की वाइन या शराब जो काफ़ी मशहूर है, तो उसके लिए हम कोई नेम या फिर साइन असाइन करते हैं जो बताता है उस प्रोडक्ट के ओरिजिन, यानी कि वो टाउन कौन सा है, उसके ओरिजिन का प्लेस या कंट्री कौन सी है, तो उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन और उसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में हमें पता चलता है, उसे हम बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ऑफ द फॉलोइंग लैंड यूजेज विच इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्यों बनाए जाते हैं? कंपनी हमारे देश के अंदर FDI लाने के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है बनाए जाते हैं। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जहाँ पर बनेंगे, आपने अखबार न्यूज़पेपर वगैरह में आप पढ़ते ही होंगे, फ्री ट्रेड सेंटर बनाए जाते हैं, मार्केटिंग सेंटर बनाए जाते हैं, IT कंपनीज इस्टेब्लिश की जाती हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर। तो आपने कभी सुना है कि स्कूल कॉलेज बनाया गया है या कोई यूनिवर्सिटी बनाई गई है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर आपकी फ्री ट्रेड सेंटर बनेंगे, मार्केटिंग सेंटर बनेंगे, IT कंपनीज बनेंगी। तो जो रिस्ट्रिक्टेड है वो क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। कोल माइंस नेशनलाइज्ड, तो भारत के अंदर जो कोल माइंस थी नेशनलाइज्ड की गई थी, वो की गई थी आपकी 1972 के अंदर। मीन्स 1 जनवरी 1 तारीख 1 मई 1972 कोल माइंस नेशनलाइज्ड की गई। बफर स्टॉक ऑपरेशन कंडक्टेड बाय, तो इंडिया के अंदर जो बफर स्टॉक ऑपरेशन है, जो खाद्य का भंडारण किया जाता है आपका, वो निम्नलिखित में से कौन सी बॉडी के द्वारा किया जाता है? तो बफर स्टॉक के जो ऑपरेशन इंडिया में किए जाते हैं वो किए जाते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन सी है इसका आपका राइट आंसर। फूड कॉरपोरेशन इंडिया जो कि बना था आपका 1965 के अंदर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि फूड कॉरपोरेशन इंडिया कब बना था, 1965 के अंदर।
कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज, सो कैपिटल मार्केट मतलब जिसमें हम क्या है, लॉन्ग टर्म फंड मीन्स शेयर, शेयर और बॉन्ड वगैरह में हम क्या करते हैं, डील करते हैं शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट के अंदर। तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है इंडिया के अंदर, सेबी, स्टैट्यूटरी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म है आपकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। तो सेबी आपकी सबसे पहली बात तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम के अंदर, ठीक है। सेबी कब बना, तो सेबी आपका बना था सन 1988 के अंदर, इस्टेब्लिश किया गया था सन 1988 में, और जो इसे स्टैट्यूटरी पावर इसको दी गई थी वो दी गई थी 30 जनवरी 1992 को। नेक्स्ट है आपका एग मार्क इज गारंटीड ऑफ स्टैंडर्ड। एग मार्क जो है प्रोडक्ट के आप ऊपर देखते होंगे वो क्यों लगाया जाता है, एग मार्क ये बना है आपका, एजी आपका स्टैंड करता है एग्रीकल्चर, और एम मार्क इन दोनों से मिलकर बना है आपका एग मार्क। एग मार्क किसी भी वस्तु के ऊपर लगाया जाता है जो आपकी एग्रीकल्चर से क्या करती है, रिलेट करती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेट करती है। और एग मार्क आपका शो करता है क्वालिटी को, ये आपको पता ही होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एग मार्क शो करता है आपका क्वालिटी को, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। देखिए जो एग मार्क है आपका वो सर्टिफिकेशन दिया जाता है किसे, एग्रीकल्चर जो आपके प्रोडक्ट होते हैं इंडिया के अंदर उन्हें। द मिनिमम वेजेस एक्ट फर्स्ट पास्ड इन इंडिया इन द ईयर, द मिनिमम वेजेस एक्ट जो फर्स्ट पास किया गया था, सबसे पहले इंडिया में पास किया गया था, वो किया गया था सन 1948 के अंदर। सन 1948 में जो है मिनिमम वेजेस एक्ट पास किया गया था। ऑप्शन बी है इसका आपका राइट आंसर। मनी सप्लाई इज गवर्न्ड बाय, तो भारत के अंदर जो मनी सप्लाई है मार्केट के अंदर वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, कंट्रोल की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे जुड़े आपके काफ़ी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पर फैक्ट बनाकर डाले हैं। मैं आपको बताता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से कमीशन के तहत बना था, उस कमीशन का नाम क्या था, हिल्टन यंग कमीशन। उस कमीशन का नाम क्या था आपका, हिल्टन यंग कमीशन। और जो आपका आरबीआई है उसके पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो थे आपके सर ओसबॉर्न स्मिथ, सर ओसबॉर्न स्मिथ। और जो पहले इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के वो कौन थे आपके, सीडी देशमुख। जो आपके पहले इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के वो थे सीडी देशमुख। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो आपका आरबीआई का गवर्नर भी रह चुका है, तो वो है श्री मनमोहन सिंह, श्री मनमोहन सिंह। आरबीआई कब बना था, आरबीआई आपका बना था सन 1935 के अंदर। और इसे नेशनलाइज कब किया गया था, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। तो नेशनलाइज आरबीआई को किया गया था आपका 1 जनवरी 1949 को। What type of products does CACP recommend minimum spot price? CACP आपका स्टैंड करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो कि आपका बना था सन 1965 के अंदर। CACP आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो ये आपका डिसाइड करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के मिनिमम स्पॉट प्राइस को। ऑप्शन बी है इसका आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय, तो जो रीजनल रूरल बैंक जिन्हें हम RRBs भी बोलते हैं वो किसके द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं, वो स्पॉन्सर किए जाते हैं आपके नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक, यहां पे कमर्शियल भी आएगा, कमर्शियल बैंक्स।
सो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो रीजनल रूरल बैंक्स वैसे तो ये क्या है आपके, इन्हें कौन ओन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए आप, जो रीजनल रूरल बैंक है उन्हें कौन ओन करता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ना कि सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड जो उसके बैंक्स होते हैं। तो जो शेयर होता है आरआरबीज के अंदर 50% तो आपका है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, 15% है आपका स्टेट गवर्नमेंट का, और जो बाकी बच गया आपका 35% वो किसका है, स्पॉन्सर्ड बैंक का। द सनराइज इंडस्ट्री इम्प्लाई, सनराइज इंडस्ट्री कौन सी होती है? सनराइज इंडस्ट्रीज वे इंडस्ट्रीज जो जिनकी ग्रोथ रेट काफ़ी फास्ट होती है और आने वाले फ्यूचर में उनकी इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है, उन्हें हम बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आपकी पेट्रोकेमिकल, जब ये एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया था तो इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया था वो था आपका पेट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। सो ऑप्शन ए है इसका आपका राइट आंसर, पेट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। The reserve held by commercial banks over and above the statutory minimum with RBI are called. The reserve held by commercial banks over and above the statutory minimum with the RBI are called. Suppose कीजिए आप 100 रुपये से अपना कोई जो है बैंक चलाते हैं। अब आपको पता है 100 रुपये अगर आपकी कैपिटल है, इसमें से कुछ हिस्सा आपको RBI के पास रखना पड़ता है। सपोज कीजिए RBI आपसे 10 रुपये रख लेता है, तो आप 90 रुपये में क्या चलाते हो, आप बैंक चलाते हो। बैंक 90 रुपये में से जो आपको बैंक के ऑपरेशन करने हैं। इसके बाद यदि आप 10% से ऊपर या फिर 10 रुपये से ऊपर कोई हिस्सा, ठीक है, RBI के पास रखते हो, ठीक है, मिनिमम स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट कितनी है, 10% रख दिया आपने। इसके अलावा यदि आप कोई हिस्सा रखते हो तो उसे हम बोलते हैं एक्सेस रिजर्व। उसे क्या बोला जाता है, आपका एक्सेस रिजर्व। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, एक्सेस रिजर्व। पॉवर्टी इन लेस डेवलप्ड कंट्री ड्यू टू, पॉवर्टी इन लेस डेवलप्ड कंट्री इज ड्यू टू। तो जो भाई गरीबी का मुख्य कारण क्या है, जो कंट्री अभी डेवलप नहीं हुई है या जो कम डेवलप है उनके अंदर, तो काफ़ी सिंपल सा है, वो क्या है, इनकम इनइक्वालिटी। मतलब कि गरीब के पास जो पैसा आज भी गरीबी ही है और जो रिच है वो आपका क्या होता जा रहा है, रिच होता जा रहा है। तो ये जो इनकम इनइक्वालिटी है वो मेन रीज़न है लेस डेवलप्ड कंट्री के अंदर। अब जिसके पास पैसा है वो तो अपना पैसे से ही द्वारा और बिजनेस बनाता चला जा रहा है और इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है। अब जिसके पास पैसा ही नहीं है तो वो कैसे अपना जो है बिजनेस या फिर कोई काम शुरू करे, तो वो क्या होता और चला जाता है, गरीब होता चला जा रहा है। तो इनकम इनइक्वालिटी है इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। द बैंक चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग, तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं ये आपको ज़्यादा पता होगा, MICR का, MICR का, MICR आपने देखा होगा। यहाँ आपको देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये चेक है, ठीक है, चेक के अंदर ये जो नंबर लिखा होता है ये नीचे आपका ये होता है आपका MICR कोड, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR की फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो MICR का यूज किया जाता है। एट प्रेजेंट इंडिया इज फॉलोइंग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, पेग्ड एक्सचेंज रेट, पेग्ड डाउन एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग आपने देखा होगा हर रोज अखबार के अंदर जो हमारे इंडियन रुपीस का प्राइस आता है एज ए डॉलर को लेकर, एज ए पाउंड को लेकर, एज ए यूरो को लेकर, वो हर बार क्या होता है, चेंज होता रहता है करेंसी का, ठीक है। तो ये जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है वेरी करता है, इसे हम बोलते हैं, इस सिस्टम को हम बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मीन्स जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से हर बार क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। तो हमारा जो अभी प्रेजेंट में सिस्टम है इंडिया फॉलो करता है वो है आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट।
द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया के अंदर कौन बनाता है? सो मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, ये आपको पता है। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत हम हमारी कंट्री के अंदर जो आपकी रुपए या कह लीजिए जो मनी की सप्लाई है उसको हम कंट्रोल करते हैं, टैक्स बढ़ाकर या टैक्स घटाकर या कोई नई पॉलिसी फॉर्म कर कर, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में कौन बनाता है? वो बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज, तो एग्रीकल्चर के अंदर किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है? सीजनल है, डिसगाइज्ड है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप की जो है अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। फिर आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप आसानी से दे पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि आपकी नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली मतलब कि आपके पास कुछ करने के लिए काम न होना, बेरोजगार हो आप, ठीक है। तो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ऐसी होती है। इसे फर्दर जो है आगे कुछ टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। पहली है आपकी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, पहली है आपकी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के तहत मतलब कि आपके पास कोई काम ही नहीं है, किसी व्यक्ति के पास कोई काम होता ही नहीं करने के लिए, उसे हम बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। फिर दूसरी आती है आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके तहत क्या होता है, यदि जो कोई भी मान लो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं। मीन्स यदि कोई कंपनी टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करती है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी मैन पावर है, ठीक है, लेबर है, वो कम होगी, और वो लेबर कम होगी तो फिर क्या होगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये होती है आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद होती है आपकी थर्ड नंबर पर फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है भाई, एक व्यक्ति, सपोज कीजिए आप ही हो, आप एक जगह पर काम कर रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं यहाँ से इस कंपनी को छोड़कर मैं दूसरी कंपनी में काम करूँ, ठीक है। तो आप यहाँ इंटरव्यू दे देते हो, रिज्यूम दे देते हो आपका, ठीक है, और आपकी सिलेक्शन हो जाती है। सपोज कीजिए आपको 15 दिन बाद जो है इस कंपनी के अंदर ज्वाइन करना है, तो इस कंपनी से आप रेजिग्नेशन दे देते हो 15 दिन पहले। तो यहाँ से ज्वाइन होने से लेकर यहाँ से आपने जो रिज़ाइन किया है बीच में कितने दिन है, 15 दिन। 15 दिन आप क्या रहते हो, खाली रहते हो, वेले रहते हो। तो ये किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आपकी फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको 15 दिन काम नहीं मिला, ठीक है, और ये कुछ ही समय के लिए होती है, ठीक है। फिर होती है आपकी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है भाई, एक टाइम ऐसा होता है इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी बूम पर होती है, ठीक है, पैसा होता है काफ़ी मार्केट में, ठीक है, प्रोडक्शन अच्छी होती है, डिमांड अच्छी होती है, प्रॉफिट अच्छा होता है, तो इकोनॉमी जो होती है बूम में होती है। तो जब आपकी इकोनॉमी बूम में होगी तो जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो घटेगी, मतलब वो क्या है, कम है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को पैसा मिल रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है इकोनॉमी के अंदर, फ्लक्चुएट, आपको पता है फ्लक्चुएट करती रहती है, एक टाइम में रिसेशन, डिप्रेशन जो है इकोनॉमी के अंदर आ जाता है। उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस होगी वो है आपकी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर आता है आपका 5th नंबर पर अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आप सपोज कीजिए कोई काम करते हो,
ठीक है, किसी कंपनी में कोई काम करते हो, जो आप अपना एफर्ट देते हो वो आपकी क्षमता से कम है, मीन्स जो आप कार्य कर रहे हो आप उससे बेहतर कार्य करने में सक्षम हो। मीन्स यदि एक बीटेक होल्डर जो है एक क्लर्क का काम करे तो इसे हम बोलते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम बोलते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है कि किसी एक काम को करने के लिए जितने ज़्यादा व्यक्ति चाहिए होते हैं, सपोज कीजिए एक काम को करने के लिए 5 व्यक्ति चाहिए होते हैं और हम उसके ऊपर 10 का व्यक्ति जो है उस काम के ऊपर लगा देते हैं, तो एक्चुअल में जो आपका प्रोडक्शन आउटपुट निकल कर आएगा उसमें जो एफर्ट होगा इन 5 व्यक्तियों का जिनकी ज़रूरत थी वो ज़्यादा होगा, इनके मुकाबले जो 5 एक्स्ट्रा लगाए हैं वो कम होगा, उनका क्या होगा, कम होगा। तो इस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आती है आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है भाई आपकी? सीजनल आप समझ ही गए होंगे, जो मैक्सिमम किस में होती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, मतलब कि एक सीज़न एक फसल में तो जो है फसल हो गई, दूसरे सीजन जो है फसल नहीं हुई, ठीक है। तो इस टाइप की जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं एग्रीकल्चर में। तो हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में दोनों टाइप की सीजनल और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही देखने को मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका है बी, बोथ ए एंड बी। एज अ रिजल्ट ऑफ हाइयर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया द यूएस डॉलर विल। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इंग्लिश में देखें तो है इन्फ्लेशन, समझ नहीं आता, लेकिन यदि इसकी हिंदी बनाएं तो महंगाई, सिंपल भाषा में फिर समझ आ जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है कि मार्केट के अंदर जब पैसा जो है लोगों के पास ज़्यादा हो जाता है तो लोगों की डिमांड जो होती है प्रोडक्ट को लेकर वो बढ़ जाती है, लेकिन जो उस प्रोडक्ट की सप्लाई होती है वो उतनी नहीं होती, वो क्या होती है, कम होती है। तो जिसकी वजह से अगर आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, आपके पास पैसा आ गया, तो जो वो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या होगा, फिर इंक्रीज ही करेगा। उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। बस इसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं। अब लोगों के पास पैसा कब कब आ सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं लोगों के पास पैसा आने की? या तो सरकार कोई ऐसी स्कीम चलाए, या सरकार ने कोई ऐसी योजना चलाई है जिसके तहत वह जो है पैसे का लोगों में वितरण करती है, या फिर आरबीआई ने जो है इंटरेस्ट रेट हैं वो कम कर दिए हैं, बैंकों के पास क्या आ गया, फिर ज़्यादा पैसा आ गया। अब बैंक क्या कर रहे हैं, धड़ाधड़ मार्केट में लोन दे रहे हैं, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो ज़्यादा पैसा आएगा तो प्रोडक्ट की क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और जो उसकी सप्लाई है वो उतनी नहीं होती, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो बढ़ता ही जाता है। तो ये होती है आपकी इन्फ्लेशन की कंडीशन। और इन्फ्लेशन की कंडीशन क्या हो सकती है? अगर प्रोडक्ट के रूप में देखें, सपोज कीजिए किसी प्रोडक्ट का जो आपका उत्पादन हुआ है वो 100 हुआ है, 100 किलो हुआ है, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का उत्पादन जो हुआ है 100 किलो हुआ है, मार्केट में भी उसकी डिमांड है पूरी की पूरी 100 किलो की। कुछ जमाखोर ऐसे होते हैं इस 100 किलो में से 40 किलो अपने पास रख लेते हैं और मार्केट के अंदर 60 किलो जो है उतर आता है। तो अब डिमांड तो है 100 किलो की और मार्केट के अंदर आया है 60 किलो, तो जाहिर सी बात है इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अब ये जो जमाखोर होंगे ये क्या करेंगे, धीरे धीरे इस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लाएंगे और जो है मोटा मुनाफा इससे कमाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं जो इन्फ्लेशन होता है वो मैक्सिमम जो है रिच पर्सन होता है उसके हक में होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन, तो एज ए रिजल्ट ऑफ हाइयर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया द यूएस डॉलर विल। तो जो यूएस डॉलर का प्राइस होगा वो क्या करेगा, बढ़ेगा, एप्रिशिएट करेगा। सो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अब इन्फ्लेशन आ गया है, हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट की कीमतें हैं वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई हमारी कंट्री के अंदर, लेकिन हमने देखा जो प्रोडक्ट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्राइस जो अमेरिका के अंदर है वो क्या है, कम है। तो हम उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बाहर से इंपोर्ट करेंगे। उस प्रोडक्ट को हम बाहर से क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो अब क्या है, जो हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो गई,
करेंसी की डिमांड है वो जो क्या हो गई, कम हो गई। हम जो वस्तु है जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस डॉलर में, हम जो कि हमें क्या प्राइस लौटानी पड़ेगी जो हम जो है वस्तु इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा एक्सचेंज रेट होगा डॉलर को लेकर और हमारी करेंसी का, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मींस जो डॉलर की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू रुपीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अब इन्फ्लेशन महंगाई को दो मापक के रूप में मापा जाता है। एक तो आपका होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसे बोलते हैं WPI और उसे बोलते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। The cash reserve ratio is tool of। So cash reserve ratio जो टूल है वो किसका है, मॉनेटरी पॉलिसी का है, जो RBI यूज़ करता है मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो जिसे हम CRRB बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप 100 रुपये लेकर जो है कोई बैंक शुरू करते हो, ठीक है। तो RBI की गाइडलाइन के अनुसार इसमें से आपको कुछ हिस्सा RBI के पास रुपयों के रूप में रिजर्व करके रखना होता है अपनी कैपिटल का। तो आप 100 में से सपोज कीजिए 10% जो RBI ने CRR रख रखा है, तो आप 100 का 10% RBI के पास रख दोगे तो आपके पास कितने रुपए बच गए, 90 रुपये बच गए, ठीक है। तो 90 रुपये आपके बच गए। अब 90 रुपये में से आपको बैंक चलाना है, इसी में से आप लोन दोगे, इसी में से आप जो आपके सारे काम काज होगे आप इस 90 रुपये के जरिए करोगे। अब इसे मॉनेटरी पॉलिसी का टूल कैसे कहा जाता है। अब देखिए जो CRR कितना है 10%, CRR कितना है 10%। अब RBI को लगा कि भाई मार्केट के अंदर काफ़ी पैसा हो गया है, लोगों के पास जो है मनी का फ्लो ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो उसको सक करने के लिए उस फ्लो को RBI क्या करेगा, जो कैश रिजर्व रेशो है उसको बढ़ा देगा। सपोज कीजिए 10 से 15% कर दिया, ठीक है। अब कैपिटल थी आपकी 100 रुपये, अब आपको 15 रुपये RBI के पास रखने पड़ गए, तो अब आपके पास कितने बच गए, 85। जहाँ पहले 90 रुपये लोगों में जा रहा था, अब कितना जाएगा, 85 रुपये में से ही आपको अपना कामकाज चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट के अंदर से कितनी मनी सप्लाई कम होगी, 5 रुपये की, ठीक है। तो इसलिए CRR जो है आपका क्या है, कैश रिजर्व रेशो जो है आपका एक मॉनेटरी टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। अ करेंसी हुज एक्सचेंज रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट इज एन। तो उसे हम बोलते हैं मैनेज्ड करेंसी, उसे हम बोलते हैं मैनेज्ड करेंसी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द टर्म बुल एंड बियर एसोसिएटेड विद। सो टर्म बुल एंड बियर कहां पर यूज होते हैं, तो आपको पता है बुल एंड बियर जो यूज होती है टर्म, वो होती है आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। अब बुल मार्केट का मतलब, बुल मार्केट होती है आपकी, एक होती है बेयर मार्केट का मतलब क्या होगा, आपको पता है जो बुल होता है वो सीना तान कर चलता है, ठीक है, और बियर जो होता है आपका भालू, वो सिर झुकाकर चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपकी खबरें होंगी मार्केट की, वो बुल को दिखाकर शो की जाएंगी, उसका मतलब क्या होगा कि किसी कंपनी के शेयर या फिर जो मार्केट की सिचुएशन है, शेयर है, वो बहुत ही अच्छी है। मतलब कि एक कंपनी है,
उसके जो शेयर हैं, ठीक है, उसकी जो प्राइस है वो क्या है, निरंतर उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। ठीक है, मतलब कि आपने उस कंपनी के शेयर जो है खरीद रखे हैं लो प्राइस पे, अब उसके जो शेयर हैं वो क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, जो आपको क्या देंगे, मुनाफा देंगे। और बियर क्या होता है, बियर होता है कि एक कंपनी है जिसके जो शेयर हैं वो निरंतर गिर रहे हैं, तो आप ऐसी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले 100 बार सोचोगे। तो ये सिचुएशन होती है बियर की, जब जो मार्केट की हालत क्या होती है, डाउन होती है, किसी भी कंपनी के शेयर की हालत क्या होती है, डाउन होती है, तो वो होती है आपकी बियर मार्केट। यदि बाजार के लोग बुल मार्केट कहकर पुकारें तो इसका मतलब यह होता है कि जो निवेशक है या फिर जो आपके ट्रेडर है, ठीक है, उनका ये अनुमान होता है कि जो किसी जो पर्टिकुलर कंपनी जो उनके जिनके शेयर उन्होंने खरीदे हैं या फिर जो बाजार के जो भाव होंगे आने वाले टाइम में वो इंक्रीज करेंगे, आने वाले टाइम में वो इंक्रीज करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं बुल मार्केट। बियर मार्केट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, बियर जो होता है वो सिर नीचे करके चलता है। तो इसका उल्टा कर दीजिए आप कि जो शेयर के खरीदार होंगे कंपनी के वो मार्केट में मौजूद ही नहीं होंगे। जब शेयर के खरीदार मार्केट में मौजूद नहीं होंगे तो जो आपका प्राइस होगा शेयर का वो क्या करेगा, डाउन जाएगा। तो ऐसी कंपनी में आप पैसा लगाने से पहले, शेयर खरीदने से पहले ऐसी कंपनी के 10 बार सोचोगे। तो ये होती है आपकी बियर मार्केट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। डिवेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर इट्स, डिवेंचर होल्डर कौन से होते हैं? डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर यदि आप किसी कंपनी के खरीदते हो, डिवेंचर एक मेथड होता है किसी कंपनी के द्वारा पैसा इकट्ठा करने का, ठीक है। तो यदि आपने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे हैं मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपकी है, सपोज कीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए डिवेंचर पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कंपनी है ना उसको देनदारी है आपकी 10,000 रुपये की। जब वो आपको 10,000 रुपये लौटाएगी तो आपको इस 10,000 रुपये पर वो ब्याज भी लौटाएगी, ठीक है। तो कंपनी क्या है, देनदार है आपकी 10,000 रुपये। लेकिन शेयर के अंदर ऐसा नहीं होता। अब शेयर के अंदर ये कोई जरूरी नहीं होता कि जो कंपनी है वो आपको लाभ दे या ना दे। अगर शेयर के प्राइस डाउन हो गए तो आपका पैसा डूब जाएगा, आपको घाटा हो जाएगा। लेकिन डिवेंचर के अंदर आपको जो आपको पैसा कंपनी ने लिया है आपको इंटरेस्ट समेत मिलेगा, ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर होते हैं जो कंपनी के, वो क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर, क्रेडिटर्स। भाई पैसा इकट्ठा करने का एक साधन है जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इक्विटी शेयरों के माध्यम से ये डिवेंचर खरीदने वाला वास्तव में क्या होता है, जो खरीदने वाला वास्तव में कर्जदाता होता है। डिवेंचर जारी करने वाली कंपनी या संस्थान गिरवी के तौर पर कुछ नहीं रखती, मतलब कि कुछ नहीं देती। बाद में जब उसको जो है वापस लौटाएगी, उसकी साख और प्रतिष्ठा को देखते हुए वापस जो पैसा लौटाएगी उस पर क्या देगी, आपको इंटरेस्ट रेट देगी, ठीक है। कैपिटल मार्केट डील्स विद, कैपिटल मार्केट मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म फंड में जो है डील करती है। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, लॉन्ग टर्म फंड। विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग, कैश रिजर्व रेशो CRR, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। SLR ये बैंक से रिलेटेड है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो इसकी फुल फॉर्म है। CRR और SLR के बीच में बस एक फ़र्क होता है कि CRR में आपको कैश रिजर्व करके रखना पड़ता है, SLR में आपको गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड जो है आपको रिजर्व करके रखने पड़ते हैं RBI के पास। फिक्स्ड डिपॉजिट आप जिसको FD भी बोलते हैं, बैंक में करवाते हो। फिक्स डिपॉजिट मतलब कि फिक्स टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। मान लीजिए आपने 1 साल के लिए 1 लाख रुपए जमा करवा दिया और उसके ऊपर 7% इंटरेस्ट आपको 1 साल बाद, जब ये आपकी FD का कार्यकाल पूरा होगा तो 7% इंटरेस्ट समेत आपको जो है आपका पैसा 1 साल के अंदर वापस मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो NEER की फुल फॉर्म होती है आपकी नॉमिनल
इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसे कहाँ यूज़ करते हैं हम? इसके तहत जो सपोज कीजिए हमारा जो रुपीज़ है, यदि मैं इसकी वैल्यू, ठीक है, डॉलर के हिसाब से, ठीक है, यूरो के हिसाब से, पाउंड के हिसाब से दिखाऊं, ठीक है, कि डॉलर में कितनी है, यूरो में कितनी है, पाउंड में कितनी है, तो उसे हम बोलते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, NEER, जो कि आपका क्या है, बैंकिंग टूल नहीं है। तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। Which of the following is not helpful in controlling money supply? तो कैश रिजर्व रेशो, बैंक रेट, चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। बैंक रेट क्या होता है भाई? बैंक रेट होता है जब आरबीआई जो कमर्शियल बैंकों को, ठीक है, जिस ब्याज पर ऋण देता है या जिस ब्याज पर लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, उसे हम बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। और फिर आपका फोर्थ टूल है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका फ्री मार्केट पॉलिसी। फ्री मार्केट पॉलिसी कोई टूल नहीं है जिससे मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। फ्री मार्केट पॉलिसी ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। फ्री मार्केट पॉलिसी की कंज्यूमर जो है सर्वोपरि होता है, कि जैसे मान लो कंज्यूमर जो चीज़ मैक्सिमम कंज्यूम करता है उसका प्रोडक्शन क्या होता है, हाई होता है फ्री मार्केट पॉलिसी के अंदर। और जो है प्राइस का निर्धारण फ्री मार्केट पॉलिसी के अंदर होता है, उसमें गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, रेस्ट्रिक्शन होते हैं, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्री मार्केट पॉलिसी के अंदर, ठीक है। तो जितना जो आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर के द्वारा किया जाएगा जिसका, तो उतनी ही जो उसकी प्राइस होगी और प्रोडक्शन होगी तय की जाएगी फ्री मार्केट पॉलिसी में। नेक्स्ट है आपका पैगिंग अप ऑफ अ करेंसी मीन्स फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी। पैगिंग अप, पैगिंग क्या होता है? पैगिंग मतलब कि किसी भी करेंसी के एक्सचेंज रेट को फिक्स करना। जैसे कि चाइना का है, चाइना ने जो अपना एक्सचेंज रेट है करेंसी का, उसको क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो पैगिंग अप ऑफ अ करेंसी मीन्स फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ अ करेंसी एट कॉन्स्टेंट लेवल, एट अ कॉन्स्टेंट लेवल, इसका है राइट आंसर। ये आपका SSC CGL 2014 का क्वेश्चन है आपका। तो पैगिंग अप करेंसी की जो है करेंसी की वैल्यू को कांस्टेंट लेवल पर फिक्स करना। द पर्पज ऑफ डीवैल्यूएशन इज टू, डीवैल्यूएशन जो है क्यों किया जाता है? डिवैल्यूएशन बेसिकली होता क्या है? डिवैल्यूएशन के अंदर जो हमारे देश की करेंसी है, ठीक है, या किसी भी देश की करेंसी यदि आप डिवैल्यूएशन करते हो, उसकी सरकार के द्वारा किया जाता है, मतलब कि जो उसका पहले एक्सचेंज रेट है करेंसी का, ठीक है, उसको जानबूझकर गिराया जाता है वहाँ की सरकार के द्वारा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि पीछे अभी सुना होगा कि चाइना के अंदर जो है काफ़ी इकोनॉमी को लेके खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए चाइना ने क्या किया था, जो अपना एक्सचेंज रेट था करेंसी का, उसको क्या कर दिया, उसने घटा दिया था, उसको क्या कर दिया था, उसने घटा दिया था। अब इससे क्या होगा, यदि आप करेंसी का एक्सचेंज रेट, खुद की करेंसी का, देश की करेंसी का एक्सचेंज रेट ऐसे घटा देते हो, तो इससे क्या होगा कि जो आपको मान लो डॉलर खरीदना है आप करेंसी से, अब आपको क्या करने पड़ेंगे, ज़्यादा जो है पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन यदि आपकी कंट्री से कोई सामान को लेकर जाता है, ठीक है, तो उसको पहले जितने पैसे देकर वो लेकर जा रहा था, अब उतने ही पैसों में उसको ज़्यादा सामान मिलेगा, क्योंकि जो है करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो क्या कर दिया आपने, डाउन कर दिया है। तो अब वो क्या करेगा, ज़्यादा सामान जो है आपकी कंट्री से लेकर जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आप सामान इंपोर्ट कर रहे हो वो आपको क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, और जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी कंट्री में क्या होगा, ज़्यादा होगा,
क्योंकि आपने प्राइस क्या कर दिया है, डाउन कर दिया है, तो एक्सपोर्ट क्या करेगा, बढ़ेगा, और इंपोर्ट क्या करेगा, घटेगा। इंपोर्ट क्या करेगा, घटेगा। तो डिवैल्यूएशन किया जाता है आपका एक्सपोर्ट एनकरेज करने के लिए। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। देखिए, इन मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी डिवैल्यूएशन क्या है कि ऑफिशियली अपनी कंट्रीज की करेंसी की वैल्यू को लोअर कर देना। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया था महंगाई। महंगाई क्यों बढ़ेगी, यदि जो है मनी की सप्लाई ज़्यादा हो गई है और प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन है नहीं, सप्लाई उतनी है नहीं, तो क्या बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी, मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ेगी। तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, स्टैगफ्लेशन एक इन्फ्लेशन का ही टाइप है। स्टैगफ्लेशन के अंदर क्या होता है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भी काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है। तो स्टैगफ्लेशन के अंदर जो इन्फ्लेशन होता है आपका और अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और जो आपकी बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट की दर है वो दोनों अधिक रहते हैं। डीफ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच, डीफ्लेशन की सिचुएशन कौन सी होती है, इन्फ्लेशन के ठीक अपोजिट होता है आपका डीफ्लेशन। इन्फ्लेशन के ठीक अपोजिट होता है आपका डीफ्लेशन। डीफ्लेशन के अंदर क्या होता है, जो वैल्यू होती है मनी की वो इंक्रीज करती है, और डीफ्लेशन के अंदर जो आपका प्राइस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो क्या करते हैं, गिरते हैं नीचे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का ठीक अपोजिट है आपका डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन के अंदर जो वैल्यू है मनी की वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। सो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। बैड मनी विल ड्राइव आउट गुड मनी फ्रॉम सर्कुलेशन, दिस इज नोन एज। बैड मनी मतलब कि भाई मान लो पहले चांदी के सिक्के आते थे, 1 रुपये का चांदी का सिक्का आता था मान लो, ठीक है। अब इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 1 रुपया, ठीक है, और इसकी जो मटेरियलिस्टिक वैल्यू है वो क्या है, 1 रुपये से ज़्यादा है। तो एक मार्केट के अंदर ऐसा सिक्का उतारा गया, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू तो 1 रुपये है लेकिन वो चांदी का नहीं है, वो किसी और मेटल का है, जिसकी जो मटेरियलिस्टिक वैल्यू है वो 1 रुपये से भी कम है। तो अब ये होगी आपकी बैड मनी और ये होगी आपकी गुड मनी। तो जब ये सर्कुलेशन में आएगा तो ये इसको क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। इसका जो सर्कुलेशन है वो अब नहीं होगा। अब किसका सर्कुलेशन होगा, इसका, क्योंकि दोनों की फेस वैल्यू कितनी थी, 1 रुपया 1 रुपया। तो ये गुड मनी और ये बैड मनी, ये बैड मनी इसको क्या कर देगी, आउट कर देगी। अब इसका सर्कुलेशन होगा इस 1 रुपये का, तो इसे बोलते हैं ग्रीशम लॉ। ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। बैड मनी विल ड्राइव आउट गुड मनी फ्रॉम सर्कुलेशन। इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ इन फेवर ऑफ, तो इन्फ्लेशन जो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा इनकम और वेल्थ को किसके फेवर में करेगा, भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा आपका इसका
राइट आंसर, रिच के फेवर। चीप मनी मीन्स, चीप मनी कौन सी होगी? वह मनी, वह लोन जो आप लोगे जिसमें जो आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा वो काफ़ी लो होगा, तो उसे हम बोलते हैं चीप मनी। मीन्स लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको चुकाना पड़ेगा उस लोन पर या उस पैसे पर जो आपने उधार लिया है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट्स शुड, तो भाई इन्फ्लेशन हो गया, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, ठीक है, डिमांड जो है बढ़ रही है, सप्लाई है नहीं, तो प्राइस क्या है जो प्रोडक्ट के इंक्रीज होते जा रहे हैं। मांग बढ़ क्यों रही है? क्योंकि लोगों के पास पैसा है। अब इस पैसे को सरकार क्या करेगी? मार्केट से सक करेगी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। किसका सहारा लेगी? मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स का, CRR का, SLR का, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे क्या है? टूल हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, ठीक है। तो इसमें सरकार क्या करेगी? RBI क्या करेगी? जो आपके इंटरेस्ट रेट है उसको हाई कर देगी, ठीक है। बैंकों को जो आने वाला पैसा है दिया जा रहा है उसका इंटरेस्ट रेट क्या कर देगी? हाई कर देगी। अब जो है बैंकों के पास पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अब बैंकों को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर जो है सप्लाई होगी पैसे की वो कम हो जाएगी, जिससे जो आपकी मांग है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन के अंदर जो आपके टैक्स रेट होते हैं वो इंक्रीज करेंगे। ग्रीशम लॉ इन इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू, अभी हमने किया है सर्कुलेशन ऑफ करेंसी से, ऑप्शन बी। अ टैक्स सेड टू बी रिग्रेसिव व्हेन इट्स बर्डन फॉल्स। रिग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है? रिग्रेसिव टैक्स जिसका बर्डन गरीबों के ऊपर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिच पर्सन। फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स ले लीजिए आप। एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन मान लीजिए साल में 10,000 रुपये कमाता है और एक दूसरा पर्सन है बी साल में 1 लाख रुपए कमाता है, ठीक है। अब ये जो गुड्स खरीदता है मार्केट से, ठीक है, सपोज कीजिए ये जितनी भी गुड्स खरीदता है उसका जो टैक्स जो सरकार ने सेल्स टैक्स सेट कर रखा है वो है 10%, ठीक है। तो मान लीजिए इसने जो है पूरे साल के अंदर सरकार को 100 रुपये दिए टैक्स के, ठीक है। तो इसने अपनी इनकम का कितना दे दिया? 1% सरकार को दे दिया। और इसने भी कितना जो है इंटरेस्ट दिया? मान लीजिए सेल्स 100 रुपये। इस व्यक्ति ने भी उतनी ही गुड्स खरीदी जितनी इसने खरीदी, तो इसका टैक्स कितना गया? इसका टैक्स कितना गया आपका? 0.1%। तो अब बताइए इसको टैक्स देने में ज़्यादा आसानी होगी या इसको टैक्स देने में ज़्यादा आसानी होगी? ऑफ कोर्स पर्सन बी को ज़्यादा आसानी होगी एज कंपेयर टू ए, ठीक है। तो जब भी आपके टैक्स का बर्डन जो है पुअर पीपल्स के ऊपर ज़्यादा होता है, तो मतलब कि ऐसी कोई भी गुड्स होती हैं जो आपके मिडिल क्लास या फिर लोअर इनकम वाले व्यक्ति ज़्यादा यूज़ करते हैं। सपोज कीजिए आप सिगरेट ले लीजिए, ठीक है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, सोडा ले लीजिए, ठीक है। यदि उसके ऊपर टैक्स जो है इंक्रीज़ कर दिया जाए तो क्या होगा भाई? उसको जो है लोअर इनकम वाले या मिडिल क्लास वाले ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं जिस वस्तु का, उस पर यदि आप टैक्स ज़्यादा कर दोगे तो उसका बर्डन किस पे जाएगा? मिडिल क्लास या लोअर इनकम पीपल के ऊपर जाएगा। तो इसे बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। इसके ठीक अपोजिट होता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का जो बर्डन होगा वो रिच पीपल के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, वो रिच पीपल के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। आपने देखा होगा जो टैक्स का स्ट्रक्चर अभी जो फिलहाल है वो स्लैब में है कि यदि आप इतने लाख रुपए तक पैसा कमाते हो तो आपको इतना % देना पड़ेगा, ठीक है। सपोज कीजिए अपनी तरफ से आप मान लीजिए कि आप 10 लाख रुपए कमाते हो तो आपका जो टैक्स स्लैब है वही आपको टैक्स 10% देना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमाता है उसके लिए जो स्लैब रखा गया है वो क्या रखा गया है? 15% रखा गया है। तो ये होता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स, मतलब कि जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतना ऊपर आपको क्या बढ़ेगा? टैक्स बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का बर्डन होता है जो रिच पीपल के ऊपर होता है और रिग्रेसिव का होता है जो आपका वो पुअर पीपल के ऊपर होता है। तो प्रोग्रेसिव रिच और रिग्रेसिव पुअर। तो ये होगा मोर हेवनली ऑन द पुअर देन ऑन द रिच।
ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। फोर्स्ड सेविंग रेफर टू, फोर्स्ड सेविंग कौन सी होती है? सपोज कीजिए आप भाई मान लीजिए आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, ठीक है। फोर्स्ड सेविंग का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भाई मार्केट के अंदर जो आपके काम की वस्तुएं हैं, जो आपकी बिल्कुल ये है कि इनके बिना आपका काम नहीं होगा। सपोज कीजिए आपकी मान ले वो 5,000 रुपये की हैं, जो आप खरीदनी है, आपको खरीदनी ही पड़ेंगी। इसके अलावा जो अन्य वस्तुएं हैं, ठीक है, उनकी प्राइस है जो वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करोगे जिनकी प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन वो आपके काम की भी हैं, ठीक है। तो आप ऐसी ही वस्तुएं चुनोगे जिसके बिना आपका जो काम नहीं चलेगा। ऐसी वस्तुएं तो आप लोगे, लेकिन बाकी को आप अवॉइड कर दोगे। आप क्या करोगे? अपना पैसा बचाओगे। तो आप अपना पैसा क्या करोगे? बचाओगे। तो जो आपने जो पैसा बचाया है उसे ही बोला जाता है आपका फोर्स्ड सेविंग। अब खरीद तो सकते नहीं, बजट है नहीं, कैसे खरीदें, ठीक है। सो फोर्स्ड सेविंग होता है आपका रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन consequent to a rise in prices। वैल्यू एडिड मीन्स, वैल्यू एडिड मीन्स का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडिड मीन्स का मतलब होता है कि जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज कॉस्ट लेस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। सो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। वैल्यू एडिड, जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, सपोज कीजिए आपको ये एग्जांपल ले लीजिए। सपोज कीजिए आपने आपके जो खेत हैं उसके अंदर आपने एक ऐसा पेड़ लगाया है, पेड़ पौधे लगाए हैं, पॉपुलर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो जिससे माचिस बनती है। अब क्या हुआ, आपने उसको काटा और आप उसको मार्केट के अंदर लेके गए, आपने उसको मार्केट में बेच दिया। इस दुकानदार ने क्या किया, उसको फर्निश किया, ठीक है, उसको ऐसी स्ट्रिप में काटा जिसकी क्या बनेगी, माचिस बनेगी, जो मशीन में लगेगी। अब इसने इस पौधे को प्रोसेस करके जो स्ट्रिप बनाकर उसे माचिस बनाने वाली कंपनी को बेच दिया, ठीक है। अब देखिए, सपोज कीजिए आपने इस व्यक्ति को जो पेड़ बेचे थे 1,000 रुपये के बेचे थे। कितने के बेचे थे? 1,000 रुपये के। और इस व्यक्ति ने इसको फर्निश करके इस प्रोडक्ट को, इस कंपनी को, माचिस बनाने वाली को इसने 2,000 रुपये में बेच दिए। अब माचिस बनाने वाली कंपनी ने क्या किया, इसकी माचिस बनाई, तीलियाँ बनाई और हमें कंज्यूमर को उसने क्या है 3,000 रुपये में बेच दी, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जो था आपका वो कितने का था? 1,000 रुपये का। उस पर वैल्यू एडिड कितना हुआ? 1,000 रुपये। इसने कितने का बेचा है? 2,000 का। तो वैल्यू एडिड कितना हुआ? 1,000 रुपये। अब यहाँ तक जो आपकी इस व्यक्ति ने कंपनी को कितने में बेचा? 3,000 रुपये में। यहाँ पे फिर जो है इसके ऊपर वैल्यू एडिड होगी कितनी? 1,000 रुपये। टोटल कितनी होगी? 3,000 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। गुड्स एंड सर्विसेज लेस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। गोल्ड इज मेनली रिलेटेड टू, सोना है जो आपका मेनली किससे रिलेट करता है? ऑफ कोर्स जो है आपकी इंटरनेशनल मार्केट से रिलेट करता है। सो जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। फंक्शनल फाइनेंस इज एसोसिएटेड विद, फंक्शनल फाइनेंस जो है आपका किसे रिलेट करता है? फंक्शनल फाइनेंस जो आपका रिलेट करता है वो एक थ्योरी है जो दी थी किसने? एबा पी लर्नर ने, एबा पी लर्नर ने। तो फंक्शनल फाइनेंस के अनुसार कि देश की हर एक सरकार को क्या करना चाहिए, अपने देश के अंदर जो मनी सप्लाई है, ठीक है, उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। गवर्नमेंट को तरह तरह की पॉलिसी लाकर जो अपने गोल्स है इकोनॉमिक ग्रोथ के उसको अचीव करना चाहिए। देश में से जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म कर कर उसे फुली एम्प्लॉयमेंट बनाने की जो है बार बार कोशिश करनी चाहिए। तो ये क्या है आपकी फंक्शनल फाइनेंस, एक इकोनॉमिक थ्योरी जो किसने दी थी? अब्बा पी लर्नर। ऑप्शन जो है आपका डी इसका राइट आंसर।
द बिजनेस इन स्टॉक मार्केट एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय, तो स्टॉक मार्केट और अदर सिक्योरिटी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस क्या होगा? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जीडीपी पता होनी चाहिए। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी से हम कैलकुलेट करेंगे जीएनपी, फिर इसको आगे फर्दर बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप जीडीपी क्या, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है भाई? किसी भी बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज, बुक को छोड़िए, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूँ कि किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर, ठीक है, उत्पादित की गई, प्रोड्यूस की गई जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका आर्थिक मूल्य, आर्थिक मूल्य मतलब कि उनकी जो मनी वैल्यू है वो क्या है? सारी जीडीपी। ध्यान रखना, जीडीपी मतलब हमारे देश के बाउंड्री के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी मनी वैल्यू क्या है? जीडीपी है। ठीक है, अब मान लीजिए शाहरुख खान है, शाहरुख खान अमेरिका में जाके, ठीक है, कोई कॉन्सर्ट करके आते हैं या कोई भी शो करके आते हैं, तो उस शो की वो फीस मान लीजिए चार्ज करते हैं 2 करोड़ रुपए। तो अमेरिका से वो 2 करोड़ रुपए कमा कर लेकर आए, ठीक है, तो अमेरिका से वो 2 करोड़ रुपए कमा कर लेकर आएंगे भारत में, तो वो किस में काउंट होगा आपका? भारत की जीडीपी में। किस में काउंट होगा? भारत की जीडीपी में। अब मान लीजिए जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट हुआ था भाई, ठीक है, जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट हुआ था, सपोज कीजिए वो इंडिया से लेके मान लीजिए 10 करोड़ रुपए कमा कर ले गया, ठीक है, तो अब्रॉड की इनकम आई कितनी है? 2 करोड़ रुपए, और आउटगोइंग कितनी है आपकी? 10 करोड़ रुपए। आउटगोइंग कितनी है आपकी? 10 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये जो 10 करोड़ जाकर हैं ये अमेरिका की जीडीपी में जाके जुड़ेंगे, लेकिन ये हमारे जीएनपी में से क्या होंगे? घटेंगे। तो जीएनपी क्या होता है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस आउटगोइंग इनकम जो बाहर गई है, ये क्या होती है आपकी? जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। अब यदि जीएनपी में से मैं डेप्रिसिएशन अलाउंसेस घटा देता हूं, डेप्रिसिएशन का मतलब कि जो गुड्स बनाने में, सर्विसेज बनाने में जो मशीन यूज हुई है, ठीक है, या फिर जो भी बिल्डिंग यूज हुई है, उसका जितना डेप्रिशिएट हुआ है मूल्य, जितना घटा है, उसको मैं जीएनपी में से घटा दूं डेप्रिसिएशन को, तो मेरे को क्या मिलेगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो एनएनपी क्या होगा फिर आपका? एनएनपी होगा भाई आपका जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और इसी तरह आपको यदि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना हो, एनडीपी, तो कैसे निकालोगे? जीडीपी में से आप फिर डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, तो क्या होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा, एनडीपी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 45 का है आपका, ऑप्शन डी है राइट आंसर। व्हेन इनकम इंक्रीज कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज। भाई अगर आपको मान लीजिए बोनस मिला है 10,000 रुपए का, तो आप वो 10,000 रुपये एकदम से ही खर्च कर दोगे क्या? ठीक है, मतलब कि आप कुछ हिस्सा जो होगा आप अपने जो है फर्दर जो आपका फ्यूचर टाइम के लिए, ठीक है, बचा कर रखोगे। ठीक है, तो जिस तरीके से जो आपकी जो है इनकम बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में कभी कंजम्पशन बढ़ती नहीं, तो कंजम्पशन हमेशा क्या बढ़ेगी? इन अ लोअर प्रोपोर्शन में। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। इकोनॉमिक प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट इज द सेम एज। नॉर्मल प्रॉफिट या फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा होता है भाई? नॉर्मल प्रॉफिट वह मिनिमम प्रॉफिट होता है किसी भी कंपनी का कि उसको इतना प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए मार्केट के अंदर बने रहने के लिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन
डी है आपका राइट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग कॉस्ट इज रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट? तो निम्नलिखित में से जो कौन सी कॉस्ट है जो मार्जिनल कॉस्ट से रिलेट करती है? मार्जिनल कॉस्ट कौन सी होती है भाई? मार्जिनल कॉस्ट भाई सपोज कीजिए आपने 100 यूनिट बनाई है, 500 रुपये आपके बनाने के कंपनी के खर्च हो गए। लेकिन यदि आप 103 यूनिट बनाओगे, मान लीजिए आपने 103 यूनिट बनाई और आपकी कंपनी के खर्च हो गए 515 रुपये, ठीक है, तो जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी भाई? तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होगी 515 माइनस 515 रुपये, कितनी हो गई? 15 रुपये। ये होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। यदि आप कोई एडिशनल अमाउंट ऑफ आउटपुट बनाना चाहते हो तो उतने ही जो है आपकी जो कॉस्ट होगी वो क्या करेगी? इंक्रीज होगी। तो इसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो अब मार्जिनल कॉस्ट का एग्जांपल कौन सा है भाई निम्नलिखित में से? बताइए आप। तो जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है आपका एग्जांपल? साफ साफ दिख रहा है भाई, वेरिएबल कॉस्ट किसका है? मार्जिनल कॉस्ट से रिलेट करता है, ठीक है। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट भाई, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, सपोज कीजिए आपकी कोई कंपनी है, आपके पास ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है कि आप एक प्रोडक्ट ए बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बी बनाएंगे। सपोज कीजिए आप जब एक प्रोडक्ट ए बनाते हो तो आपकी कंपनी को 10,000 रुपये का जो है फायदा हुआ। लेकिन आपने बाद में विश्लेषण किया, यदि मैं प्रोडक्ट बी बनाकर मार्केट में बेचता तो मेरे को 50,000 रुपये का फायदा होता। तो आप कितने के नुकसान में चले गए? 40,000 के, ठीक है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट वह होती है जो आप पहले से ही मतलब आप तय नहीं कर पाते। अब आपको ये थोड़ी ना पता था कि बी को बेचने से आपको जो है 50,000 रुपये का फायदा होगा, ठीक है। तो ये 40,000 रुपये की जो क्या है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट कौन सी होती है? प्राइम कॉस्ट के अंदर हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्लस लेबर कॉस्ट को जोड़ते हैं। प्राइम कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट को बेचने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए या फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो फ्यूल का खर्चा आ रहा है, जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा आ रहा है, उसे हम इंक्लूड नहीं करते। सिर्फ उसको बनाने में मीन्स मैन्युफैक्चरिंग और लेबर का जो खर्चा हुआ है उसे हम प्राइम कॉस्ट में जोड़ते हैं, वो होती है प्राइम कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? फिक्स्ड कॉस्ट होती है कि भाई आपकी कंपनी की कोई आउटपुट आए चाहे ना आए, आपको ये कॉस्ट तो देनी ही देनी पड़ेगी। सपोज कीजिए आपने कंपनी चलाने के लिए लोन ले रखा है 1 लाख रुपए का। अब आपकी कंपनी का आउटपुट आए चाहे ना आए, आपको तो क्या है 10% जो है उसके ऊपर ब्याज देना ही पड़ रहा है। तो ये क्या है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, ये क्या है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। वन ऑफ द फीचर ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो मैंने आपको बताया था फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो कंज्यूमर होता है वही प्रधान होता है। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, कंज्यूमर्स सोवेरेनिटी। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। इंटरनल इकोनॉमीज, इंटरनल इकोनॉमीज कौन सी होती है? एक्सटर्नल इकोनॉमीज भाई सपोज कीजिए आपकी कंपनी है, यदि आप उसका एक्सपेंशन करते हो, ठीक है, आपने अपनी कंपनी का एक्सपेंशन किया तो किसको फायदा हुआ है? सिर्फ आपकी कंपनी को ही फायदा हुआ है, बाहर के इंडस्ट्रीज को तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसे बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज। लेकिन यदि मान लीजिए सरकार है, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर उसको लो कर देती है, इसका फायदा किसको होगा? एंटायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट है, सॉरी टैक्स रेट है, उसको कम कर देती है, तो इससे फायदा किसको होगा? एंटायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। तो ये आपकी क्या है? एक्सटर्नल इकोनॉमी। ये क्या है? एक्सटर्नल इकोनॉमी। सो इंटरनल इकोनॉमी मींस अराइज व्हेन देयर इज एक्सपेंशन इन एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री के अंदर जो एक्सपेंशन होता है उसे बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमी, सिर्फ कंपनी को ही फायदा होगा। सो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर।
सो ये तो पहला पार्ट था, इंट्रोडक्शन आप इसको बोल दीजिए, जो इकोनॉमी की आपकी वीडियो है। एक्सप्लेनेशन लगी आपको कि ये बेटर है, एक्सप्लेनेशन ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि जो आगे वीडियो मैं बनाऊंगा फिर उसमें भी मैं आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन लेके चलूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज जिसका लिंक मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो वीडियो आने वाली है उनकी अपडेट आप तक पहुँच सके। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इकोनॉमी के। थैंक यू।